नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 28वां भाग लेकर। तो आइए कथानक प्रारंभ करें। ऐसा न कहो गुरु, बताओ तो कि मुझसे कहाँ चूक हुई है। तुम साले समझोगे क्या? तुमने एक भले घर की लड़की की इज्जत खींच कर सारी दुनिया के आगे रख दी। तुम्हारे लिए ये कुछ हुआ ही नहीं, कुछ बस इतनी सी बात है। जानकर छोटे पहलवान ने इत्मीनान की सांस ली। लापरवाही से कहा, गुरु, मैंने तो जो कहा था भरी अदालत में भगवान की कसम खाकर कहा। मानो सभी जानते हैं कि अदालत में कही गई बात का कोई एतबार नहीं। किसी का इससे क्या बिगड़ा? बद्री को चुपचाप देखकर छोटे की हिम्मत कुछ और खुली। अपनी स्वाभाविक पद्धति में यानी सारी दुनिया को भुनगे जैसा समझते हुए उन्होंने अपनी बात पूरी की। इसी बात को लेकर हमें जुतिया रहे हो गुरु? वाह गुरु, तुम भी कभी कभी हवा बांधते हो कि वाह। मैं सोचता ही रह गया कि बात क्या है। बद्री पहलवान ने अपनी गर्दन को दोनों हाथों से मलकर उस पर दो चार तमाचे जैसे लगाए। इस पद्धति से उन्होंने गर्दन पर जमा हुआ मिट्टी का प्लास्टर उखाड़ दिया और इतनी देर तक होने वाले सोच विचार को झटक कर दूर कर दिया। फिर अचानक हंसकर बोले, तुम खानदानी वांगड़ हो, तुम्हें कुछ दाएं बाएं भी दिख पड़ता है। ये बेला अब तुम्हारी अम्मा बनने जा रही है। अब चाहे उसे छिनाल कहो चाहे कुछ और, गाली तुम पर पड़ेंगी। क्या कहा गुरु? कहता क्या, महीने भर के भीतर ही बेला का ब्याह होगा बद्री पहलवान के साथ, और तुम बजाना तो रही। कुछ समझ में आया बेटा? सर्कस के जोकर बेमतलब की बातें बकते हैं, उछल कूद लगाते हैं। नौटंकी का नगाड़ची सीधे तौर से नगाड़ा बजाते बजाते बगल के भीतर से लकड़ी निकालकर टेढ़ी मेढ़ी ताल लेने लगता है। अखाड़े में दो तीन पहलवान हाथ के पंजों पर खड़े होकर बिच्छू की तरह चलते हैं। बछड़े शाम को लौटते वक्त सिर झुकाकर टेढ़े मेढ़े भागते हैं और उछलते हुए दूसरी ओर से तालाब में कूद पड़ते हैं। सनीचर बिना किसी वजह से अचानक कहा करता है, उर्र उर्र उर्र। बद्री पहलवान की बात सुनकर छोटे को लगा कि इसी तरह की निरर्थक बातों का एक ढेर जैसा उनके सामने पड़ा है और उसे किसी ने उस पर जोर से पटक कर चित्त कर दिया। उसके मुंह से निकला यही, क्या कहते हो गुरु? तुम नहीं रहे हो? क्या कह रहा हूँ? बद्री बहुत हल्के ढंग से मजाक सा करते हुए कह रहे थे। क्या बात है, कान में बहुत मैल बैठ गया क्या? फिर सुन लो, बेला से मैं शादी कर रहा हूँ, उससे वादा कर चुका हूँ। उस दिन तुमने जब इजलास में उसकी बदनामी की तो मेरा एक एक रोआ सुलग उठा। तबीयत हुई कि एक लपड़ मारकर तुम्हारा सर पेट में घोंस दूं, पर तुम अपने चेले हो, पालक बालक समझकर माफ कर दिया। एक लंबी सांस खींचकर उन्होंने बात समाप्त की। खैर, जो हुआ सो हुआ, अब अपनी जबान पर लगाम लगाकर रखना। छोटे को अब भी लग रहा था कि निरर्थकता के ढेर पर चित्त पड़ा है और बद्री पहलवान जो कह रहे हैं वह किसी सपने की बात है। मैं बोला, गुरु तुम बामन बनिया, सोच समझ कर बोलो। वैद्य महाराज ऐंठ गए तो पूरी 21 मसक जाएगी। सॉरी, यहाँ पर गलत प्रिंट है, स्कीम होना चाहिए। तो पूरी स्कीम मसक जाएगी। बद्री पहलवान ने कहा कि हाथी अपनी राह चलते जाते हैं, कुत्ते भूखते रहते हैं। छोटे ने लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहा, गुरु तुम तो कहावत में बोल रहे हो, वैद्य जी इससे थोड़े ही मान जाएंगे। लगता है कि अपने मन का रहस्य खोलकर बद्री पहलवान हल्के हो गए हैं। उन्होंने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, सिर्फ सीटी बजाने लगे। कुछ देर चलते चलते छोटे के दिमाग में भी पूरी बात अपने वजन के साथ बैठी। बेला के बारे में कुछ दिन हुए खबर उठी थी कि रूपन बाबू ने उसको एक चिट्ठी लिखी थी। उड़ते उड़ते ये बात उनके कानों तक पहुंची कि कोई लड़की वैद्य जी की छत पर रात में आई थी और रंगनाथ से टकराकर वापस भाग गई। वैद्य जी की छत से जिन मकानों की छत पर जाया जा सकता है उसमें गया दीन का भी मकान है। एक दिन रूपन बाबू ने यह भी बताया था कि किसी लड़की की लिखी हुई एक चिट्ठी रंगनाथ के हाथ लगी है, पर रंगनाथ उसके बारे में कुछ बता नहीं रहा है।
छोटे पहलवान को संदेह था कि रूपन बाबू कई दिनों से बेला को फंसाने के चक्कर में है और अब लगभग फंसा चुके हैं। इस दशा में अचानक इस समाचार ने बद्री पहलवान का बेला से संबंध है और वह इतनी गहराई तक जा चुका है, छोटे को लड़खड़ा दिया। वे पूछने लगे, पर गुरु, बेला के लिए तो सुनते हैं रूपन बाबू ने कुछ लिखा पढ़ी की थी। हाँ की थी, लड़के हैं नासमझी कर बैठे। और सुनते हैं उधर से भी कोई चिट्ठी आई थी। बद्री पहलवान ने घुड़क कर पूछा, किसने बताया तुम्हें? किसी ने भी नहीं गुरु। तो जाना कैसे? सुना था गुरु। किससे सुना था? याद नहीं गुरु, पर किसी ने ऐसे ही कुछ उड़ती उड़ती बात की थी। बद्री पहलवान चुप हो गए। जब कोई आदमी बातचीत में ऐसा रुख अपना ले जैसा कि पेशेवर गवाह कचहरी में सच कहने की कसम खाकर जिरह में दिखाते हैं, तो आगे सवाल पूछना बेकार है। बद्री ने कुछ देर चुप रहकर साफ तौर से कहा, हाँ चिट्ठी आई थी, मेरे लिए थी, पर वह चिट्ठी नहीं थी। आजकल की लड़कियों के चोचले गाने बजाने की बातें थीं। छोटे ने खुशामद करते हुए कहा, तो गुरु ये किस्सा तो कई साल से चल रहा होगा, छत पर ही। बद्री ने कहा, छोटे इतनी बड़ी बात सबसे पहले मैंने तुमको बताई है। इतना बहुत है, और बहुत छानबीन न करो, और देखो कभी किसी से कहना नहीं। छोटे पहलवान धुंधलके में किसी के चबूतरे के उस कोने से टकरा गए जो किसी ने गांव के चलन के अनुसार कब्जा करने की नीयत से बनवाया था। मुंह से एक गाली निकाल कर फिर कमर के प्रति सम्मान दिखाने के लिए एक बार हाव कहकर उन्होंने वादा किया कि किसी से नहीं कहूँगा गुरु। कुछ दिन में तो बात फैलेगी ही, पर अभी उसे ढांक कर रखना है। कह तो दिया गुरु, किसी से कुछ नहीं कहूँगा। कुछ देर बाद बद्री पहलवान हंसने लगे, बोले, पर वाह रे छोटे, तुमने भी क्या जोड़ मिलाया। बेला जोगनाथ से साठगांठ करेगी। साला दमड़ी के गुड़ जैसा है। बेला उसका हाथ पकड़ ले तो रिरियाने लगेगा। उसी से तुमने भिड़ा दिया बेला को। रहे तुम खड्डूस के खड्डूस ही। छोटे पहलवान की कमर में एक हुक सी उठी लगा। धोबी पाट लेकर उन्हें किसी ने दोबारा पटक दिया। एक दूसरे से अलग होने के पहले बद्री ने फिर छोटे को आग्रह किया, अभी मेरे और बेला के संबंधों का कहीं जिक्र मत करना। छोटे ने निष्ठापूर्वक गोपनीयता की शपथ ली, पर वह शपथ गोपनीयता की उन सभी शपथों जैसी थी जो राजभवनों में ली जाती हैं, और परिणाम स्वरूप दूसरे दिन ही बद्री पहलवान को कई ऐसे लोग मिले जो उन्हें बदली हुई नज़रों से देख रहे थे। उस गांव में एक दुखी लड़का था जिसका नाम रूपन बाबू था। कुछ दिन पहले उसका रोप लंबा चौड़ा और रुतबा ऊंचा था, क्योंकि उनके बाप का नाम वैद्य जी था। इसके अलावा उसका अपना ही एक नाम था। वैद्य 10वें दर्जे में कई वर्षों से पढ़ रहा था और विद्यार्थियों का लीडर था। तहसीलदार उसका हमजोली, थानेदार उसका दरबारी, प्रिंसिपल उसका मान हत था। वह बहुधा कॉलेज के मास्टरों के व्यवहार और आचरण से संतुष्ट रहता था। मास्टर लोग उसे भयानाम भयम भीषणम भीषणानाम और पिताओं का पिता मानते थे। घर पर उसकी हैसियत एक तेज तर्राक बछड़े जैसी थी। ये निश्चय था कि देश के राजनीतिक चारागाह में स्वच्छंद चरने वाली होनहार संतानों की तरह किसी दिन वह भी चरने की कला सीख जाएगा, और बाप के मर जाने पर इधर उधर के रास्तों में साल 6 महीने बिताकर किसी दिन वह अपने बाप की जगह पर जुगाली करता हुआ दिखाई देगा। 5 महीने पहले इस गांव में एक लड़का आया जिसका नाम था रंगनाथ। कुछ लोग उसके बड़प्पन को पहचानते थे क्योंकि उसके मामा का नाम वैद्य जी था, और इसके अलावा उसमें अपना भी एक बड़प्पन था। उसने इतिहास में एमए पास किया था। वह देखने में भला सीधा था, पर चाहने पर टेढ़ी बात भी कर लेता था। लगभग प्रत्येक पढ़े लिखे भारतीयों की तरह वह अपने से असंबद्ध प्रत्येक घटना ही की तरह देखता और उसे भूल जाता। बाद में उसके बारे में परेशान न होता। इतिहास पढ़ चुकने के कारण उसे राजनीतिक और सामाजिक शोषण और उत्पीड़न की बहुत सी कहानियाँ आती थी, पर उसके दिमाग में कभी यह नहीं आया कि वह भी इतिहास का एक हिस्सा है, और अगर चाहे तो इतिहास को बना बिगाड़ सकता है। देश के 95% बुद्धिजीवियों में था जिसकी बुद्धि
उसको आत्मसंतोष देती है, उन्हें बहस करने की तमीज़ सिखाती है, दूसरों को क्या करना चाहिए और क्या ना करना चाहिए इस पर उन्हें भाषण कराती है और ना करने के मामले में कुछ उनकी भी जिम्मेदारी है। इस बेहुदा विचार को उनसे कोसों दूर रखती है। पर जिस लड़के का नाम रूपन बाबू था, अब वह दुखी होने लगा, क्योंकि कुछ दिनों से राजनैतिक पसंद और नापसंदी में उसने अपनी व्यक्तिगत पसंद घुसेड़नी शुरू कर दी। उसमें जो खराबियां उसे पहले नहीं दिखती थी, वे अब एक फुटबॉल की तरह उसकी पलकों से लटकी हुई नजर आने लगी थी। पहले वह कॉलेज के प्रिंसिपल को अपने पिता का गुलाम भर समझता था। अब उसे जान पड़ता था कि वह निहायत मूर्ख और जिद्दी है। अब मास्टरों के प्रति अपने विद्वेष को पूरा करने के लिए वह उसके पिता को गुटबंदी में खींच रहा है। कुछ मास्टर पहले उसे मूर्ख और बौड़म जान पड़ते थे, पर इधर कुछ दिनों से उसे लग रहा था कि बौड़म होते हुए भी वे बदमाश नहीं है और उनकी रक्षा होनी चाहिए। बद्री पहलवान कुछ दिन पहले उसे ताकत की आखिरी मंजिल जैसे दिखते थे। उसे उनकी ताकत का अहंकार था, पर अब उसकी निगाह आसपास के जिलों के गुंडों पर पड़ने लगी थी, जो कभी कभी शिवपालगंज में आते थे और बद्री से बातचीत करके चले जाते थे। यानी उस लड़के के मन में वह बेचैनी पैदा हो गई थी, जिसकी वजह से आंधी विभीषण ट्राटस्की और सुभाष चंद्र बोस बनकर कुछ भी कर दिखाना चाहता है और अंत में फांसी के तख्ते पर, जेल में या जयप्रकाश नारायण और अच्युत पटवर्धन के संन्यास में जाकर दम लेता है। दूसरा लड़का भी कुछ अनमना सा हो रहा था, क्योंकि इन 5 महीनों में उसने देख लिया था, जो खेल मजाक में शुरू हुआ उसमें लोगों के हाथ पांव टूटने लगे और हंसकर जो धूल दूसरों की आंखों में झोंकी गई, उससे उनकी आंखें फूट गईं। जब शनिचर के प्रधान बनने की बात उठी थी या जब छोटे पहलवान जोगनाथ के खिलाफ गवाही देने गए थे, तो सब कुछ मजाक जैसा लगता था। जब उसने देखा कि शनिचर सचमुच ही गांव का प्रधान है और छोटे जोगनाथ को जेल से छुड़ाकर हंसते हुए वापस आ गए, तो उसे झटका सा लगा। शनिचर की विजय के दिन उसने बहुत कुछ सोच डाला और इस दौरान उसे प्रदेश की राजधानियों में न जाने कितने वैद्य जी, मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों की कतार में न जाने कितने शनिचर घुसे दीख पड़े, जिसका नाम रूपन बाबू था। उनके मन में बेचैनी पैदा होने के दिन एक और घटना हुई और उस पर घटना का इस बेचैनी से कोई संबंध न था। उस लड़के को बहुत दिन से एक लड़की की ज़रूरत थी और इस बात को पहचान कर उसने भूल से ये मान लिया कि उसे सिर्फ बेला की ज़रूरत है। इसके बाद अपनी इस इच्छा को कीड़ों मकोड़ों, चिड़ियों, जानवरों आदि के मौसम के हिसाब से आदमी में मौसम में या न हो प्रकट होती है। उसने प्रेम का नाम दे दिया था, जो सारे शब्द को उसमें शायद कविता के फरेब से आया। उस लड़के ने यह सोचना शुरू कर दिया कि वह बेला से प्रेम करता। पूरे तथ्यों की जानकारी न होने से उसने यह भी सोच डाला कि बेला को उससे भी प्रेम होगा। फिर उसने बेला को एक प्रेम पत्र लिखा, जिसका जवाब बेला ने तो नहीं दिया पर जिसके लिए उसे खुद कई जगह और कई बार जवाब देना पड़ा। उसने जवाब देते वक्त अपनी ऐंठ तो कायम रखी, पर भीतर ही भीतर वह झेपता रहा। और जिस दिन उसने खन्ना मास्टर से सुना कि बेला और बद्री पहलवान की आपसी सांठगांठ है और बद्री उससे शादी कर रहा है, तो उसके मन में बड़ी बेचैनी पैदा हुई। और पता नहीं कैसे उसी बेचैनी ने उसे प्रिंसिपल, वैद्य जी, बद्री पहलवान, शनिचर आदि के बारे में उल्टा सीधा सोचने के लिए विवश कर दिया। अभी तक वह यथार्थ का प्रदर्शन करता था, अब उसके जीवन में यथार्थ के दर्शन की शुरुआत हुई। उसी के साथ दूसरे लड़के को भी एहसास हुआ कि शोषण और उत्पीड़न की कहानियां रट लेना ही काफ़ी नहीं है और जिस गधे की पीठ पर सारे वेद, उपनिषद और पुराणों का बोझ लादा होता है, वह अंतर्राष्ट्रीय विद्युत परिषद का अध्यक्ष बन जाने के बावजूद मनुष्य नहीं हो पाता। वह होने के लिए विद्युता का बोझ ढोने के सिवा और कुछ भी करना होता है। खन्ना मास्टर ने बद्री पहलवान के प्रेम कांड की बात करने से पहले रूपन बाबू को एक और भी बात बताई। यह सम्मेलन होली के 3 दिन बाद चांद निकल आने पर सड़क के किनारे एक पुलिया के ऊपर हुआ। वही पुलिया जिस पर बैठकर कुछ दिन पहले रंगनाथ ने रूपन बाबू को अपने छत पर
अकेले सोने के अनुभव बताए थे। खन्ना मास्टर के साथ मालवीय भी थे। दोनों पहले से ही पुलिया पर बैठे थे और रूपन बाबू होली के उत्सव में निरंतर भंग पीते रहने के कारण थके हुए अपनी थकान दूर करने के मतलब से इस समय नए सिरे से भंग पीकर रंगनाथ के साथ टहलने निकले थे। पुलिया पर दो आदमियों को बैठा देखकर उन्होंने स्वाभाविक तरीके से कहा, कौन है वे? कौन? रूपन बाबू। नमस्कार रंगनाथ जी, मैं खन्ना हूँ। दूसरा कौन है? मालवीय हैं। नमस्कार रूपन बाबू, आइए बैठिए। अपने मास्टर को अभिवादन का एक चलताऊ जवाब देकर रूपन बाबू पुलिया पर बैठ गए। रंगनाथ मास्टरों के दूसरी ओर आकर बैठ गया। विग 4 की बैठक शुरू हुई। रात के लगभग 9 बजे थे, पर कहीं खामोशी न थी। तहसील के सामने तमोली की दुकान पर बैटरी वाला रेडियो अब भी बजा रहा था और फिल्मी गानों के परनाले से अरमान साजना, हसीन जादूगर, मंजिल नज़र, तू कहाँ, सीना गले लगा लो, गले लग जा, मचल मचल कर, आंधियाँ गम, तमन्ना परदेसी, शराब, मुस्कान, आग, जिंदगी, मौत, बेरहम, तस्वीर, चांदनी, आसमां, सुहाना, सपन, जोबन, मस्ती, उभार, इंतजार, बेजार, इसरार, इनकार, इकरार जैसे शब्द लगातार गिर रहे थे, जो भूखमरे देशों में नव जागरण का संदेश देने के लिए सब प्रकार से उपयुक्त है। इस परनाले के गिरने की आवाज़ दूर दूर तक फैल रही थी और इस पुलिया तक भी हवा का झोंका आ जाने पर पहुंच जाती थी। आसपास सियार बोल रहे थे और इससे प्रमाणित होता था कि उनमें सामूहिक रूप से रहने की शक्ति काफ़ी मात्रा में मौजूद है और गांव के आसपास सारा जंगल कट जाने के बावजूद अपने देश में उखड़े हुए यहूदियों की तरह वे कहीं बसने के लिए आंदोलन जैसा छेड़ने वाले हैं। पर इन आवाज़ों को दबा देने वाली सबसे ज़ोरदार आवाज़ उन ट्रकों की थी जो हॉर्न बजाते हुए 70 मील घंटे की रफ्तार से शहर की ओर भागे जा रहे थे। रात हो चुकी है। शहर के किसी सस्ते बार में रम की बोतलें लुढ़क रही होंगी। किसी ढाबे में गोश्त और गरम तंदूरी रोटियां तैयार हो रही होंगी। किसी जगह कोई छोकरी बीड़ी के कस लगाती हुई मेरा इंतजार कर रही होगी। ये कल्पनाएं सैकड़ों मील के आने वाले ट्रक ड्राइवर को उत्कंठित कर देने के लिए और पाँव को एक्सीलेटर पर पूरी ताकत से चढ़ा देने के लिए काफ़ी थी। नतीजा ये था कि सड़क पर हर 5 मिनट के बाद कोई ट्रक घर घराता हुआ निकल जाता और उसके निकलने के वक्त पुलिया पर बैठे हुए चारों महापुरुष अपनी सांस रोक लेते थे। फिर उनके निकल जाने पर हम लोग बच गए इस इत्मीनान के साथ अपनी अधूरी बात को पूरी करने लगते थे। इन बाधाओं के बावजूद बातचीत चल निकली। खन्ना मास्टर दुखी स्वरों में रूपन और रंगनाथ से सहायता की अपील करने लगे। उन्होंने अपनी जेब से एक पर्चा निकाला और रूपन बाबू से बोले, इसे पढ़िए, देखिए आपके प्रिंसिपल ने क्या लिखा है। रूपन बाबू ने कहा, मैं अंधेरे में नहीं पढ़ सकता, आप पढ़ लेते हो तो सुनाए। तब खन्ना मास्टर ने जवानी उस पर्चे का सारांश सुनाया। उसका संबंध मालवीय के चाल चलन से था। अगर उसकी इबारत पर विश्वास किया जाता तो मानना पड़ता कि मालवीय को विद्यार्थियों से प्रेम है और कुछ विद्यार्थियों से उनका प्रेम बिल्कुल शारीरिक स्तर का है। पर्चे में ऐसी कई एक घटनाएं लिखी थीं जिसमें मालवीय किसी लड़के को अपने साथ शहर ले गए और उसे सिनेमा दिखाकर उनके साथ रात बिताकर और उसे आगामी परीक्षा में आने वाले हिसाब का पर्चा बताकर शिवपालगंज वापस लौट आए थे। पर्चा किसी साहित्यिक उद्देश्य से नहीं बल्कि जनता को सही वाकयात बताने के मतलब से लिखा गया था। इसीलिए उसकी वर्णन शैली स्पष्ट, सीधी और कहीं कहीं फूहड़ थी। पर्चे में प्रिंसिपल और मैनेजर से अपील की गई थी कि कॉलेज के ऐसे मास्टरों को कान पकड़कर निकाल देना चाहिए। खन्ना मास्टर ने पर्चे का सारांश सुनाकर रूपन बाबू से कहा, इसके बाद भी आप चाहते हैं कि हम चुप रहें, प्रिंसिपल के खिलाफ कुछ ना कहें। रूपन बाबू ने भंग की झोंक में पूछा, तो इरादा क्या है? हमारे पास पूरा सबूत मौजूद है और ये पर्चा प्रिंसिपल ने छपवाया है। हम उस पर मानहानि का दावा दायर करेंगे। रंगनाथ ने कहा, बड़े शर्म की बात है। रूपन बाबू लापरवाही से बोलिए, देखिए सच है कि एक ज़माने में मालवीय जी के खिलाफ ऐसी बातें उड़ी तो थी। एक लड़के ने मुझसे खुद बताया था कि मालवीय जी उसे सिनेमा दिखाने को कह रहे थे।
उनकी बात एक विचित्र सी आवाज़ ने काटी। मालवीय जी बड़े जोर से नाक साफ करने लगे थे। तब लोगों को मालूम हुआ कि वे काफ़ी देर से चुपचाप बैठे हैं। खन्ना मास्टर ने तैस में आकर कहा, यही वही कैरेक्टर असेसिनेशन है और एक भले आदमी को इस तरह बदनाम किया जा रहा है। आपसे हमदर्दी की आशा थी और आप भी इस तरह की बात कर रहे हैं। रूपन बाबू निर्दयतापूर्वक बोले, मैंने तो जो सुना कह दिया। मास्टर लोग ऐसी हरकतें तो करते ही रहते। ये शिकायत सही भी हो तो कैसी नई नहीं है, तो वैसी नई नहीं है, पर मैं इस तरह की पर्चेबाजी का विरोध करता हूँ। आप इत्मीनान रखें, मैं इसका खुलेआम विरोध करूँगा। खन्ना कुछ और गर्म हो उठे। बोले, रूपन बाबू, आप वही बात दोहराते जा रहे हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मालवीय के खिलाफ ये झूठा प्रोपेगेंडा है। ये कैरेक्टर असेसिनेशन है। कोई किसी के लिए कुछ भी कह सकता है। यह भी कोई बात हुई। वे बोलते रहे, देखिए, कहने को तो लोग बद्री पहलवान के लिए भी कहने लगे हैं ना। न जाने क्या अंट संट बक रहे हैं, पर मैंने उस पर विश्वास नहीं किया। रंगनाथ ने पहले ही पूछा, बद्री दादा के बारे में वे क्या क्या बक रहे हैं। तब इधर उधर की भूमिका बांधकर खन्ना मास्टर ने उन्हें बद्री का प्रेम कांड सुनाया, जिसे उन्होंने एक विद्यार्थी से सुना था और जिसे उस विद्यार्थी ने अखाड़े के एक पहलवान से सुना था और उसी पहलवान ने पता नहीं किससे सुना था। खन्ना मास्टर ने रूपन और रंगनाथ को जो रिपोर्ट दी उससे और बातों के साथ ये भी जोड़ा था, गया दिन लड़की का ब्याह किए बिना ही 7-8 महीने बाद नाना बनने वाले हैं और रूपन बाबू को उपहार के रूप में एक भतीजा मिलने वाला है। खबर इतनी जोरदार थी कि रूपन बाबू पुलिया के नीचे गिरते गिरते बचे और रंगनाथ ने ये कहकर बात उड़ाने की कोशिश की, ये भंग का असर है, पर यह स्पष्ट था कि रूपन बाबू लड़खड़ा गए थे। कुछ देर बाद जब वे प्रकृतिस्थ हुए तो उन्हें बहुत सी ऐसी बातें दिखीं जिन पर उनकी अब तक निगाह नहीं पड़ी थी। उन्हें याद पड़ा कि बद्री पहलवान इधर कई दिनों से छत पर कसरत करने के लिए काफ़ी देर तक रहा करते थे और उस वक्त जीने का दरवाज़ा ऊपर से बंद कर लेते थे। उन्हें यह भी स्पष्ट हो गया कि उस दिन रात को कौन सी लड़की रंगनाथ की चारपाई पर आई थी। तो अभी आप सुन रहे थे प्रसिद्ध साहित्यकार श्री लाल शुक्ल द्वारा लिखित उपन्यास राग दरबारी का 28वां भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा अपने मित्रों में शेयर करें तथा अपने सुझाव मेरे कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। जय माँ भारती।